हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि हम ख़बरों के पीछे की खबर लाने की कोशिश करते हैं और मैं चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स पर आपको नज़र दुनिया पर कार्यक्रम लाता हूँ, मैं उसमें अक्सर आपको बताता हूँ कि हथियार बेचने वालों का धंधा है मुल्कों के बीच में, मुल्कों के अंदर टेंशन क्रिएट करना, अपने हथियार बेचना। वो एक बहुत बड़ा फील्ड है। मैं समझता हूँ आप बहुत सी चीज़ें समझ चुके होंगे अभी तक। आज मैं बिल्कुल एक नए एरिया में बात करना चाह रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी साहब, जो एक्सपर्ट हैं। कई इन्होंने रिसर्च की हैं और इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड के आप चेयरमैन हैं और लाइफ स्टाइल के तरीके से इलाज लोगों के करते हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी आपका बड़ा नाम है। चौधरी साहब, आप बताइए कि ये जो अमेरिका की तरफ से हथियारों वाली बिजनेस तो मुझे समझ में आई और बहुत कुछ किया, बताता भी हूँ मैं लोगों को। ये मेडिकल उसमें दवाओं के जो एरिया में अमेरिका का क्या तरीक़ा है कारोबार का और किस तरह से वो दुनिया भर से एक बहुत बड़ा फंड, बहुत बड़ा कारोबार अपने हाथ में लिए हुए है। आपने रिसर्च की है इस सब्जेक्ट पर। आप बताइए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। देखिए, एक छोर पकड़ के चलते हैं, डायबिटीज़ को लेके चलते हैं, ज़्यादा प्रेवलेंट यही है, फिर बाकियों में इसी से कनेक्शन मिल जाएगा। डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ की दवा की बात आती है। डायबिटीज़ की दवा की बात होती है तो जो भी दवा आप ले रहे हैं वो मेटफॉर्मिन हो सकता है, वो सल्फोनिलुरियाज हो सकता है, या कोई भी और मेडिसिन हो सकता है। 90% दवाइयाँ जो डायबिटीज़ के नाम पे आई है वो 1960 से पहले आई हुई है। 1960 से पहले एक ऐसा दौर जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ करते थे। सिर्फ एक डॉक्टर ने लिख दिया कि ये तो बड़ा अच्छा है, इससे फ़ायदा होगा, तो उतना ही काफ़ी होता है FDA के लिए। FDA जब बोल रहा हूँ तो US का FDA मानी, यहाँ का FDA तो उसी को फॉलो करता है ना। तो वो पूरे दुनिया में सर्कुलेट करने लगता है। 72 के बाद एक नया चलन आया कि भाई कोई भी दवा तब आ सकती है जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो। तो उसको थोड़ा सा हिंदी में भी बता दीजिए। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मतलब कि पहले कुछ लोगों पे टेस्ट हो। जी। पहले तो जानवरों पे टेस्ट हो, फिर कुछ इंसान पे टेस्ट हो, 1000-2000, उनके ऊपर नज़र बनाई रखी जाए कुछ साल, फिर ये डिसाइड किया जाए ये इंसानियत के लिए है या नहीं है। जी। दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। जी। ठीक है ना। ट्रायल के नतीजे के बेसिस पे डिसाइड होता है कि डिसाइड होना चाहिए ऐसा कुछ। 1970 ऑनवर्ड 72 में आया। लेकिन तब तक ये दवाइयाँ ऑलरेडी मार्केट में थी और एस्टेब्लिश थी और बड़ा बिजनेस बना चुकी थी। और 72 में जब इन सारे दवाइयों पे भी ट्रायल हुए तो नतीजा निकला कि ये दवाइयाँ, यहाँ डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ब्लड शुगर तो घटा रही हैं लेकिन इंसान की डेथ रेट को बढ़ा रही है। मतलब दो लोग हैं, दोनों का ब्लड शुगर 400 है, एक ने दवाई ली तो ब्लड शुगर 400 का 100 रह गया, एक में दवाई नहीं ली तो उसका 400 ही रह गया। लेकिन जब इन दोनों पेशेंट को करीब 5 साल तक फॉलो किया गया तो देखा गया कि जिसने दवाई नहीं ली उसका ब्लड शुगर ज़्यादा और रहते हुए भी वो जिंदा है, और जिसने दवाई ली तो अक्सर उसकी 22% ज़्यादा चांसेस हैं मौत के, मर जाने के। यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो ब्लड शुगर घटा रही हैं, वो एक इल्यूजन है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ आपको और बीमार करने के या आपको डेथ देने के, यानी वो मौत के नज़दीक ले जाती है। नज़दीक ले जाती है। तो जाहिर सी बात है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल उस वक्त जितने भी हुए 1972 और 75 के बीच में, सब में ये सिमिलर रिजल्ट थे। तो ये दवाइयों को बैन करने की बात की गई, लेकिन तब तक वो बहुत बड़ा व्यापार बन गया था। जैसे हमारे देश में जग जाहिर है कि सिगरेट खराब है, लेकिन बैन नहीं हो सकता बिकॉज सिगरेट से इतना इकोनॉमिक्स आता है। गवर्नमेंट उसे बैन करेगी तो उतना इकोनॉमिक्स, उतना पैसा गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता अपनाया कि सिगरेट में लिख दिया, वार्निंग लिख दिया, इंजीरियस टू हेल्थ। अब जनता जाने, कस्टमर जाने, हमने तो लिख दिया। तो दवाई को बैन करना इम्पॉसिबल था बिकॉज वो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी थी। तो चलो भाई लिख देते हैं इस पर कि ये दवाई खाने से इंसान की जान जा सकती है। लेकिन तब वहाँ पे 40 बड़े डायबिटोलॉजिस्ट ने मिलके बड़े वकील किए और उन्होंने इसको नहीं होने दिया, और आज तक भी नहीं होने दिया। दवाओं पे नहीं लिखने दिया। 1972 से लेके अब 2020 आ गया। 2018 में भी एक नया गाइडलाइन बन के आया। उन गाइडलाइन में भी, जब गाइडलाइन बनते हैं उसमें हर देश के साइंटिस्ट होते हैं, तो उसमें बहुत इन्फ्लुएंस चलता नहीं फिर ये इसका। ACP गाइडलाइन 6 मार्च में आया, जिसमें क्लियरली बताया गया कि डॉक्टरों को कि ये दवाई एक तो हमेशा के लिए ना दें, और दें तो डॉक्टर पेशेंट को बता के दे कि ये दवाई से आपके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अब लेना तो लो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या किया, उसको उस वाले गाइडलाइन को
अलग कर दिया, अपने आप को अलग कर लिया कि ये गाइडलाइन हम मानने नहीं वाले, जाहिर सी बात है। यानी वो नहीं लिखने के लिए तैयार। हाँ। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का देखिए कारनामा बहुत ही दिलचस्प है, और ये सब, और न सिर्फ इंडिया में, मैं समझता हूँ दुनिया भर की बहुत सी हुकूमतें, बहुत सी सरकारें ऐसी हैं कि वो इन बड़े, ये चूँकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और पॉलिटिशियंस को पैसा मिलता होगा, इलेक्शन लड़ने में कहीं ना कहीं फ़ायदा होता होगा, तो वो गाइडलाइन छुपा दी गई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी आप बताइए आगे। तो ये मैंने जो कहानी आपको बताई, अब अगर बीपी की कहानी सुनना चाहते हैं तो नाम से ब्लड प्रेशर डाल दीजिए, कहानी रिमेन द सेम। कोलेस्ट्रॉल सुनना चाहते हैं, नाम कोलेस्ट्रॉल डाल दीजिए, हार्ट डिजीज डाल दीजिए, कहानी सेम है। आपसे अगर मैं बोलूं कि आज से करीब 1993 से पहले कोई अगर पेशेंट हॉस्पिटल जाता था तो अगर ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर होता था तभी उसको दवाई रिकमेंड की जाती थी। फिर उसके बाद 140/90 हो गया, आजकल 120/80 है, इस साल के अंत तक 115/75 हो जाएगा। मतलब ये कि जो भी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएगा वो बीमारी पाया जाएगा, लेवल हो जाएगा। यानी जो आज नॉर्मल है जितना, उतने पे अगले कुछ सालों में उसे बीमार कह दिया जाएगा। बीमार कह, यानी वो ये भी एक मेडिकल स्कैम हुआ बहुत बड़ा, क्लियरली बहुत बड़ा। यानी मैं सेहतमंद हूँ और मैं ठीक से जी सकता हूँ, लेकिन मैं टेस्ट कराऊँ तो मुझे 10 बीमारियाँ बता दी जाएंगी। ये आजकल अस्पतालों में आप लोग देख रहे होंगे कि लाखों रुपए से कम का कोई बिल नहीं होता, और इस हद तक होता है कि डेड बॉडी नहीं देते लोग, इतने इनसेंसिटिव हो गए हॉस्पिटल्स में। तो ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ इंसानियत की भलाई के लिए हम ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप आगे बताइए। अमेरिकन जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें उनका कितना शेयर है इस धोखे में, इस पूरे तमाशे में? आपको उसमें उनका रोल खास तौर पे इसमें समझना होगा कि वो दे नीड पार्टनर, अकेले करना थोड़ा मुश्किल है, तो उनके साथ पार्टनरशिप में ब्रिटेन जुड़ा हुआ है, जर्मनी की कंपनी जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी शेयर होगा मेरे हिसाब से 70 to 90% शेयर होगा उनका। बाकी बट देयर आर पार्टनर्स। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल तो घर घर में दवाई है कोलेस्ट्रॉल की। आज से 20 साल पहले अगर सोचें तो कोलेस्ट्रॉल शायद नाम भी नहीं सुना होगा, राइट। सो अगर आप टेक्स्ट बुक देखें, हैरिसन टेक्स्ट बुक, हैरिसन जो बाइबल माना जाता है मेडिकल साइंस में, उसका 1978 का एडिशन पढ़ेंगे तो टोटल कोलेस्ट्रॉल किसी का 300 से ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा माना जाता था। फिर 1980 का दौर आया, 300 को 250 कर दिया गया, ठीक है ना, और अब 250 को 200, कुछ साल पहले 200 कर दिया गया, और अब 200, 250, 300 कुछ नहीं, किसी की उम्र अगर 40 साल से ऊपर है तो सीधा वो कोलेस्ट्रॉल की दवा दे देते हैं। बताइए ये खुद इतना बड़ा जुल्म है कि जो आदमी ठीक ठाक है और नेचुरल तरीके से वो जी सकता है, आगे चल सकता है, उसको बीमार डिक्लेयर कर दिया। वो साइकोलॉजिकली भी वो बेचारा अपने आप को बीमार समझने लगता है और वो फिर बीमारियों की तरफ बढ़ता चला जाता है। एक बार दवा ले लिए कोलेस्ट्रॉल की जी, तो वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई का आप केमिकल वो देखिए। आज से कुछ साल पहले, करीब 50 साल पहले, चाइना में एक दैट इज कॉल्ड रेड राइस प्लांट, एक तरह का पौधा होता है जी। और वो नरभक्षी पौधा टाइप बोलते हैं ना जिसको, कि जैसे ही कोई अटैक करने आता है तो पॉइजन फेंकता है। वो जो पॉइजन है उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, उसका नाम है स्टैटिन जी। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग बनती कहाँ से है? वो पॉइजन जो प्लांट निकालता है जिससे वो अपने दुश्मनों पर हमला करता है, वही है जो आप दवाई मुंह में ले रहे हैं। अच्छा, वो जहर होता है? वही जहर है जी। जो भगवान ने उसको दिया अपनी बचाव करने के लिए। जी। वो जहर आपको एक दिन में मारेगा नहीं, बिकॉज बहुत कम डोज में आपको दिया जाता है वो टैबलेट में। जी। और आपको लगता है कि हम सेहतयाब हो रहे हैं, हम हमारी सेहत बेहतर हो रही है, लेकिन असल में वो जहर है जो इंसान के जिस्म में पहुंचाया जाए। अमेरिकन सोल्जर चाइना गए थे तो वहाँ पे उनको ये मिला, तो वही चीज आए, इतना बड़ा बिजनेस बन गया। जी। आप हिस्ट्री में जाके देखिए जी। तो अब आते हैं इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। जाहिर है बहुत सी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियां हैं जो यहाँ कारोबार कर रही हैं, और यहाँ की जब हम वहाँ के एयरपोर्ट्स पे पहुँचते हैं तो यहाँ की दवाइयाँ वो कहते हैं फेंक दीजिए। तो ये क्या है अपने आप में? हमारे यहाँ की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया की भी, उसमें वो कितनी पार्टनर है हम लोगों को बीमार बनाने में? ये इस पे भी बात हो जाए तो मैं समझता हूँ। देखिए, एक बात समझना होगा, जो चीज़ें पूरे डेवलप कंट्री में बैन हो जाती हैं, जो दवाइयाँ, अब वो फैक्ट्रियाँ भी हैं, वो दवाइयाँ स्टोर में भी हैं, तो वो दवाइयाँ जाती कहाँ हैं? वो हमारे देश में डेवलपिंग कंट्री में आती है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस की जो दवाइयाँ हैं। मान लो आपको टीबी हो जाता है आज भारत में, तो हर दिन 14 गोलियाँ और हर दूसरे दिन 1 इंजेक्शन। अच्छा। और ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं, अगर आप किसी से मिले हो ऐसे पेशेंट से, वो बोलेगा कि मैं सुसाइड कर लूँगा लेकिन दवाई नहीं लूँगा, लेकिन उसको पकड़ के और
फिर बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, गवर्नमेंट को फ्री में नहीं मिल रहा। जी जी जी। वो तो फार्मास्यूटिकल कंपनी से दवाई से और ये जो दवाइयाँ हैं सिर्फ भारत में हैं, यूएस में नहीं है वहाँ पे। जी जी जी। तो इससे जो चीज़ें दुनिया भर में बैन हो गई हैं वो चीज़ फिर यहाँ डेवलपिंग कंट्री में उसको धकेल दिया जाता है। तो यहाँ जो दवाइयाँ हैं ये वो हैं जो बाकी जगह पे बैन हो गई है। डायबिटीज़ की बहुत सारी पायाग्लिटाजोन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो दुनिया भर में बैन हुई, भारत में एक बार आज से 4 साल पहले के लिए 1 महीने के लिए बैन हुई। लेकिन हम यहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरा ताकत लगाया, सुप्रीम कोर्ट तक गए और वो बैन हट गया। और आज भी पायाग्लिटाजोन भारत में 30 लाख लोग ले रहे हैं, बताइए दुनिया भर में बैन है। ये बहुत ही एक इंसानियत पर जुल्म है। देखिए, जिस चीज़ पर बैन लगाया गया उसे हटाया गया और उसमें सभी हिस्सेदार बने हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। अब ये जो अस्पतालों में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से रिसेप्शन से लेते ही बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई 5 स्टार होटल में कोई एंजॉय करने के लिए आया है, और जो गरीब लोगों के, आप तो ऐसी जगह रहते हैं आसपास बड़े हॉस्पिटल हैं दिल्ली में और आसपास, इसमें अक्सर ऐसी खबरें अखबारों में आती हैं कि साहब मरे हुए 4 दिन हो गए थे, बताया नहीं, चूँकि बिल बढ़ता रहे। और बल्कि शुरू में ये पूछते हैं आपका कारोबार क्या है, अगर लगता है कि पैसा नहीं दे पाएंगे तो जल्दी से छुट्टी कर देंगे, नहीं तो अगर पैसे वाले लोग हैं तो उनकी डेड बॉडी भी 4 दिन तक वो शायद फ्रीज़र में रख देते हैं, कहाँ रखते हैं। इससे कैसे निपटा जाए? आम लोगों में क्या अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसमें जाल में ना फंसे? हालांकि ये सब्जेक्ट से ज़रा हटके है, लेकिन लोगों को बहरहाल बताने के लिए कुछ। देखिए, इसे कहते हैं डर का व्यापार। हाँ, डरेंगे तो ही तो आप पैसा निकालेंगे। और ये बोलते हुए मुझे थोड़ा भी इसमें संकोच नहीं हो रहा, इट इज़ अ फियर बिजनेस। मेरे बहुत सारे डॉक्टर दोस्त हैं जो मैं उनसे पूछता हूँ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बस एक समझाने के लिए। जैसे आपने बाईपास सर्जरी सुना होगा, एंजियोप्लास्टी सुना होगा, आपको ये पता होगा लेमैन के हिसाब से भी कि हार्ट में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज होता है जिससे कम ब्लड खून जाता है, कम ऑक्सीजन जाता है, जिससे हमें पेन होता है या जिसे हम हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। तो जब इसको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो इसके 3 इलाज बताए जाते हैं कि हार्ट का कोई पेशेंट आ जाए तो पहला इलाज एंजियोप्लास्टी की एक छल्ला लगा देंगे, उससे ब्लड बहने लगेगा। दूसरा इलाज है बाईपास सर्जरी, एक नया ब्लड वेसल बना देंगे। तीसरा इलाज है, ध्यान से सुनिए, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास सर्जरी। नेचुरल बाईपास मतलब कि उस पेशेंट को एक खास तरह का खाना देंगे, फूड, वो खाना खाते ही 1 महीने के अंदर बॉडी खुद ही नेचुरल बाईपास बना लेगा और ब्लॉकेज हटा देगा। ये तीनों मेथड एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है। अच्छा, लेकिन ये कोई नहीं बताता। तीसरा वाला मैं पूछता हूँ अपने सर्जन दोस्तों से, भाई तीसरा वाला भी तो डॉक्टर पेशेंट को बताओ ना। जी जी, लेट हिम चूज। आपने पहला 2 बता दिया। हाँ। तो आप वो ऑप्शन क्यों नहीं बताते? हाँ, तो वो अंदर की बात वो बताते हैं, यार ये ऑप्शन बताऊंगा तो पेशेंट तो खुद ही घर जाके सब्जियां खरीद के वो ठीक हो जाएगा 1 महीने में। तो मेरा जो 5 लाख का जो है वो 5 लाख की जगह वो 50 रुपए दे देगा, 100 रुपए दे देगा, 200 रुपए देगा, 500 रुपए से ज़्यादा तो नहीं देंगे ना। सही। तो ये मेथड जो बाईपास, नेचुरल बाईपास है, वो मेथड मैं 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो डॉक्टर बताएगा नहीं। वो ये कि आपका जो पूरा डाइट है, मान लो आपको हार्ट पेशेंट कोई मिलता है, उसका जो पूरा डाइट है, उस डाइट का अगर 80% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, 80% तक फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, मान लो वो 2 किलो खाना रोज खाता है, तो 2 किलो मतलब 1600 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो, बाकी 400 ग्राम उसका जो ट्रेडिशनल खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाना चाहता खाए। और वो जो 1600 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसमें 50% फ्रूट्स एंड 50% वेजिटेबल, कच्चा सब्जी। और ऐसा अगर वो 1 महीना कर सकता है, 1 महीना सिर्फ, तो 1 महीने बाद वो ट्रेडमिल टेस्ट है या एंजाइना पेन है, हर तरफ से उसको आराम मिल जाएगा। ब्लड प्रेशर लेवल है, कोलेस्ट्रॉल है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, जैसा कि आज से 15 साल पहले वो हेल्दी हुआ करता था। तो ये मेरा बनाया हुआ कोई मेथड नहीं है, ये नेचुरल बाईपास है जो कि नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है 1997 का। जी। तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश चीज़ है। इसके पीछे यूएस में जब जाते हैं तो वहाँ के कुछ डॉक्टर बताते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया हुआ है, इस वाले नेचुरल बाईपास को भी, क्योंकि यहाँ पे जो खाना आप खा रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसमें भी खर्चा आएगा। हाँ, वो दवाई के लिए रूप में है ना। जी। तो दवाई पे तो इंश्योरेंस है ही, उसे दवाई का दर्जा की दिया गया है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ भारत में ये सब चीज़ें ना हैं और लोग जानते भी नहीं, और मैं समझता हूँ हुकूमतों की तो कोई नीयत भी नहीं है कि ऐसा कुछ करें। तो ये बहुत ही एक ख़ास बात जो हम अभी बात शुरू करने से पहले, ये हथियारों की तरह ही दवाओं के ज़रिए पूरी दुनिया से पैसा लिया जा रहा है। ख़ास तौर पे अमेरिका का इसका बड़ा रोल है। इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आप एलेबोरेट कर दें तो मैं समझता हूँ। देखिए,
यहाँ पे समझिए कि अगर हम, जैसे मैंने आपको हार्ट डिजीज़ का बताया, सोल्यूशन भी बता दिया, जो कि बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, एस्टैब्लिश साइंस है। ऐसे डिजीज़ वाइज हर एक का सोल्यूशन हमारे अंदर ही है, राइट। यहाँ तक कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, बिल क्लिंटन का ले रहा हूँ। हाँ। उनको हार्ट की बीमारी हुई, ये सारे इलाज उनके साथ भी हुए, और तब वो ठीक नहीं हो रहे थे। 2008 की बात है। तब उन्होंने कुछ नेचुरोपैथिक का इलाज किया और वो ठीक हो गया। तब से लेके आज तक 2010 से लेके नाउ 2020 बीमार नहीं पड़े। हाँ। एक भी दवाई नहीं लेते। उनसे किसी ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने एक डॉक्टर का नाम लिया, डीन ऑर्नेस। उन डॉक्टर तक मैंने पहुंच लगाई, उनसे पूछा आपने ये क्या पद्धति, डीन ऑर्नेस, DEENORNISH। हाँ, तो कुछ लोग अगर सर्च करना चाहेंगे तो कर सकते। तो उनसे पूछा ईमेल के थ्रू कि आपने उनको क्या दिया, तो उन्होंने बोला कि मैं भारत आया, यहाँ का आयुर्वेद और नेचुरोपैथ सीखा, और वो इलाज मैंने बिल क्लिंटन को दिया और वो ठीक हो गए। बहुत बड़ी बात है। यानी हम भारत के लोग पूरी दुनिया को इलाज का रास्ता बता सकते हैं, जो बहुत ही नेचुरल है, प्राकृतिक तरीके हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ और अगर कहना चाहते हो आप? तो बोलने का मतलब ये है कि इलाज तो यहीं पे है, आपके आसपास ही है, और बड़ा सिंपल है। जी। राइट। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं वो एक डर का व्यापार है, वो इलाज नहीं है। चाहे वो एक्सरे की बात करें, अल्ट्रासाउंड की बात करें, डायग्नोस्टिक सारे बात करें, या क्यूरेटिव या सर्जरी की बात करें, दे आर ऑल एक दिन में समझना मुश्किल है। बट ये समझ लीजिए कि अगर आप बीमार हैं तो इलाज आपके आसपास कहीं ना कहीं है। और ये वाला इलाज अगर वो यूज़ कर रहे हैं जिनके पास जो इलाज दुनिया में बेच रहे हैं, तो सच तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो ही रहा है कि ये तो एक व्यापार है, ये कोई इलाज नहीं, प्रोफेशन, इट इज़ ए बिजनेस। डॉक्टर चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने भी कहीं कुछ किताबों में पढ़ा है, कुछ बड़े लोगों ने कहा है कि इंसान को ऊपर वाले ने, जो भी आप नाम लें, जहाँ भी पैदा किया है वहाँ उसके सेहतमंद रहने का की ज़रूरतें भी पूरी की हैं। इसलिए हर मौसम का, अपने मौसम का की सब्ज़ी, फ्रूट, ये सब इस्तेमाल करें। इसमें ख़ुद जिसे कहते हैं ग़िज़ा भी है और इलाज भी है। और ये बात मैं समझता हूँ आपकी बात से बहुत ही मैच करती है, और आपकी बात इसमें नज़र आता है कि हाँ, वाक़ई हमारे आसपास ही, चूँकि हर इंसान के पास उतना पैसा नहीं हो सकता जितना पैसा ये अस्पताल वाले छीनना चाहते हैं आपसे। अब ऐसी हालत में हम ज़्यादा नेचर के नज़दीक रह करके ही, और फ्रूट और कच्ची सब्जियां जो आपने बताई, वो लेकर के हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।